नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस क्लास के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य और रोग यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसा कि साथियों आप सभी अब बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम इसके पिछले क्लास में इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें रोग किसे कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हमें किस प्रकार से रहना होगा, ठीक है, इत्यादि वगैरह वगैरह। और कुछ हम सभी रोगों के बारे में पढ़े थे, जैसे कि टाइफाइड रोग, निमोनिया रोग, सामान्य जुकाम रोग और हाथी पाँव तो आज पढ़ेंगे और दाँत भी आज पढ़ेंगे। और भी कुछ रोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों, हम लोग जो कल रोग के बारे में पढ़े थे, जैसे कि आप एक जगह इसको मेंशन कर लीजिएगा, हम इसको अलग से भी आप लोग लिख लीजिएगा कि यह जो रोग हैं, ठीक है, या जितने भी रोग हैं, जैसे कि टाइफाइड जो है वह जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। निमोनिया जो है वह भी जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। सामान्य जुकाम जो छींक को खाता है वह सब विषाणु के कारण, जैसे राइनो वायरस के बारे में हम आपको बताए थे, कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में बताए थे, उसके यानी कि विषाणु वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। और आज जो हम लोग हाथी पाँव की चर्चा करने वाले हैं, हाथी पाँव जिसे फाइलेरियसिस के नाम से भी जाना जाता है, वह परजीवी कृमि के द्वारा क्या है जी, फैलने वाला रोग है। ठीक है, परजीवी कृमि के द्वारा। और यह जो दाद है वह किसके द्वारा फैलने वाला रोग है, कवक के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो इन सभी के बारे में जो है हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक और रोग हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है, जिसका नाम था एस्केरिएसिस। वह भी जो है वह गोल कृमि के द्वारा फैलने वाला रोग था। ये सारा चीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब आइए हम सभी जो है फाइलेरियसिस, जिसे हम लोग हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। आप देखे होंगे कि आपके गांव में या अक्सर कहीं भी आप लोग देखे होंगे कि किसी का एक पैर तो सामान्य जैसे आपका पैर है वैसे ही होता है, लेकिन उसका एक पैर काफ़ी मोटा हो जाता है, जिसे हम लोग आम तौर पे हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाथी पाँव कहिए या उसे आप सभी फाइलेरियसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, आखिर यह फाइलेरियसिस यानी कि यह जो हाथी पाँव फैलता कैसे है, तो यह जो होता है इसका रोग कारक है बुचेरेरिया ब्रेकोफटाई। इसके द्वारा यह क्या होता है जी, हाथी पाँव फैलता है। वाहक है, मतलब यह एक परजीवी कृमि के द्वारा फैलता है। वाहक यानी कि मतलब आप एक व्यक्ति के साथ वहाँ पे रहिएगा तो नहीं फैलेगा, उसका वस्तु यूज कीजिएगा तो शायद ही, मतलब आपको तो बचना चाहिए, लेकिन फैलने की संभावना क्या है, बहुत कम है। लेकिन अगर इसकी वाहक जो होती है वह मादा मच्छर ही होती है। मादा मच्छर आप लोग समझते हैं, जो फीमेल मॉस्किटो होती है, वह मादा अक्षर में जैसे मादा एडिस मच्छर, मादा क्यूलेक्स, यह काफ़ी खतरनाक है इस रोग के लिए, मादा एनोफिलीज मच्छर। इन तीनों मच्छरों के कारण जो होता है, अगर कोई एक मच्छर जो है किसी को हाथी पाँव अगर किसी व्यक्ति को हुआ है, अगर उसको काट लेती है उसके पाँव पे और आ करके आपके पाँव में भी काट लेती है, आपके शरीर में भी काट लेती है, तो आपको भी हाथी पाँव हो सकता है। तो इसलिए अगर इस रोग से आप लोग बचना चाहते हैं तो आप सभी को मच्छरों से बचना होगा। ठीक है, प्रभावित अंग कौन कौन सा है, यानी आपके शरीर का कौन सा भाग जो है इससे प्रभावित हो सकता है, तो लसिका वहिनियाँ या लसिका ग्रंथियाँ जो हमारे नसें होती हैं। ठीक है, लक्षण क्या है, पैर का फूल जाना। पैर का फूल जाना कहने का मतलब है कि एक पाँव जो होता है क्या हो जाता है, फूल जाता है, और इसी रोग को हम लोग हाथी पाँव कहते हैं। तो कभी भी आपसे कोई पूछे या आपकी परीक्षा में भी आता है कि फाइलेरियसिस या हाथी पाँव जो होता है वह किस, इसका रोग कारक क्या है, किसके द्वारा फैलता है, तो बोलिएगा कि यह बुचेरेरिया ब्रेकोफटाई के द्वारा क्या होता है जी, फैलता है। जब कोई मादा मच्छर जैसे मादा एडिस मच्छर, मादा क्यूलेस मच्छर या मादा क्यूलेक्स मच्छर या मादा एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को यानी कि जिसको हाथी पाँव हुआ है उसको काटती है और फिर आकर के किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, तो उसको यह रोग हो सकता है। क्या होगा, उसका पैर फूल जाएगा। अगला रोग है दाद या रिंग वर्म, जो कवक के द्वारा फैलता है। ठीक है, किसके द्वारा फैलता है, कवक के द्वारा। तो दाद या रिंग वर्म के बारे में आप लोग तो अच्छी तरीके से जानते हैं
कि दाद या रिंग वर्म जो होता है वह कैसे फैलता है। तो दाद या रिंग वर्म जो होता है ना, वह साथियों जब कोई व्यक्ति जो होता है उसके शरीर पे देखिएगा चपटा चपटा सा निशान बनने, जो खुजली करने लगता है, ठीक है, उसके द्वारा फैलता है। वही है दाद या रिंग वर्म के नाम से जानते हैं। तो यह किसके द्वारा फैलता है, इसका रोग कारक क्या है, तो माइक्रोस्पोरम कवक है, ट्राइकोफाइटॉन कवक है, या एपिडर्मोफाइटॉन कवक है। यानी कि इन तीनों में से कोई भी वंश का कवक जो है अगर आपको आपके शरीर पे आ सकता है, ठीक है, या किसी दूसरे व्यक्ति से आपके शरीर पे, मान लीजिए किसी को खुजली दाद है, हम उसको टच किए तो हमारे शरीर के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हमको भी खुजली उजली होने लगेगा, ठीक है। संक्रमण यह फैलता कैसे है, तो आप सभी संदूषित मिट्टी, संदूषित यानी खराब मिट्टी का रोगग्रस्त व्यक्ति से आप जब मिलिएगा, ठीक है, के संपर्क में आने पर, रोगग्रस्त यानी कोई व्यक्ति जो है जिसको दाद या खुजली पहले से ही है, या कोई संदूषित मिट्टी है, खराब मिट्टी है, ठीक है, तो वह जब आपके शरीर पे टच होगा ना, तब आपको वहाँ पे खुजली प्रारंभ होगी, कुछ देर के बाद फोड़े होंगे, या पूरा शरीर जो हो जाएगा वहाँ का चपटा हो जाएगा, त्वचा जो है चपटा हो जाएगा। तो दाद या रिंग वर्म वैसे फैलता है। इसका लक्षण क्या है, तो आप देखिएगा त्वचा पर चपटा बन जाएगा, ठीक है, चपटा का निशान आ जाएगा, बिछतिया, सल्की बिछतियाँ बन जाएंगी, नाखून पर भी वैसी स्थितियाँ आ जाएंगी, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे खुजली की, और खुजली यहाँ पर हमको, यहाँ पे कोई जो है रिंग वर्म आया है, यानी माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन या कोई भी कवक यहाँ पे आया, हम किसी को टच किए तो हमको यहाँ पे संक्रमित हो गया। अब यहाँ पे खुजली करके हम यहाँ पे खुजली करेंगे तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे खुजली करेंगे अगर किसी और व्यक्ति को भी वहाँ से खुजली कर देंगे तो उसको भी हो जाएगा। तो ये सारे संक्रामक रोग ही हैं, ठीक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। तो अब आप सभी जो है इन सभी रोगों से बचाव कैसे कर सकते हैं, यानी कि संक्रामक रोगों से बचाव आप लोग कैसे कर सकते हैं, अब आइए हम लोग इसके बारे में भी क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। तो संक्रामक रोगों से बचाव के लिए सबसे पहले जो है आप सभी जो है व्यक्तिगत स्वच्छता रखेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता कहने का मतलब है कि मनुष्य जो होता है वह खुद की शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखे तथा स्वच्छ भोजन का सेवन करे। स्वच्छ भोजन का सेवन करने कहने का मतलब यही है कि हम सभी जो है किसी भी कोई भी संक्रामक रोग है, फैलता कैसे है, जब हम उसके संपर्क में आएंगे। अगर हम किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते हैं तो हमें यह रोग हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम जो है क्या कर सकते हैं कि खुद की शारीरिक स्वच्छता रखें, अच्छी तरीके से साबुन से शरीर के हर भाग को जो है रगड़ करके साफ करें बढ़िया तरीके से, ठीक है। स्वच्छता का बिल्कुल रूप से ध्यान रखें और स्वच्छ भोजन खाएं, ढका हुआ भोजन खाएं, ठीक है। ये नहीं कि मार्केट में जा रहे हैं, पकौड़ी तल रहा है और उस पर मक्खियाँ भिनक रही हैं, जलेबी तल रहा है उस पर मक्खियाँ भिनक रही हैं, निकाल करके रखा है तो, और आप उसे खा रहे हैं, तो आपको यह रोग हो सकता है, ठीक है। जन स्वच्छता यानी कि सार्वजनिक पेय, जल स्रोतों एवं खाद्य पदार्थों को प्रदूषित रहित करके होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। यानी कि हम लोग जो भी भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी लोग हैं, अगर उनको हम लोग जागरूक करें कि आपको स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, आपको जो है जिस स्थान पे आप लोग रख रहे हैं उसको अच्छी तरीके से साफ़ सफाई रखनी चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी आप लोग करें जिससे सामाजिक स्वच्छता बढ़े, ठीक है, या संदूषित भोजन का आप लोग उपयोग न करें, तो आप इन सारे रोगों से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तीसरा उपाय है रोगवाहकों का नियंत्रण, यानी कि अनेक रोग जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, अमीबिया पेचिस हो गया, फाइलेरिया हो गया जिसे हाथी पाँव के नाम से जानते हैं, ठीक है, यही फाइलेरियसिस भी बोलते हैं या फाइलेरिया भी बोलते हैं, इत्यादि के वाहक मच्छर, मक्खी एवं अन्य कीट होते हैं जिस पर नियंत्रण पाकर के अनेकों रोगों से बचा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वाहक कहने का मतलब है कि वाहक का मतलब दूसरों की बीमारी, दूसरे की बीमारी हमारे अंदर ले करके आने वाला, यह क्या है, वाहक। दूसरों में बीमारी थी, उनके ब्लड को जो है मच्छर खींचा और हमको जो काटा, हमारे अंदर भी उसका थोड़ा सा ब्लड चला गया, तो हमको भी यह रोग हो जाएगा। तो वाहक लेके आने जाने वाला कौन है, तो यही तो मादा मच्छर है, कुछ मक्खियाँ भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है सामाजिक स्वच्छता रखेंगे, जगह जगह साफ़ सफाई रखेंगे, तो मक्खियाँ मच्छर आएंगे नहीं। अगर मक्खी मच्छर नहीं आएंगे तो रोग भी होने की संभावना क्या है, बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा रोग फैलता है। चौथा, टीकाकरण करके अनेक रोगों का बचाव जैसे टीकाकरण के द्वारा किया जाता है, जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया,
टेटनस। टेटनस कहने का मतलब है, आप देखिएगा जब किसी व्यक्ति को जो है खरोच कहीं से लग जाता है, लोहा वहा से खरोच लग जाता है या किसी भी वस्तु से, तो डॉक्टर के पास जाया जाता है तो वह टिटनस का सुई लगाता है। इससे वह रोग क्या हो जाता है, नहीं फैलता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है। और भी बहुत सारी स्थितियां, जैसे पोलियो का टीका आपको लगा होगा, डिप्थीरिया का लगता है, निमोनिया का टीका लगता है। तो समय समय पर जो है हमें टीकाकरण भी कराना चाहिए, यानी इंजेक्शन लगवाना चाहिए, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो उस रोग को फैलने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको बढ़िया तरीके से समझे होंगे। तो आप सभी जो है फाइलेरियसिस या हाथी पाँव लिख करके डैश दीजिए, इनको लिखवा दे रहे हैं। फिर हम सभी जो है वह प्रोटोजोआ से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसको भी आप सभी एक कहीं साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है। तो आप सभी लिखिए फाइलेरियसिस या हाथी पाँव लिख करके डैश दीजिएगा, रोग कारक लिख करके डैश दीजिए। लिखिएगा बुचेरेरिया ब्रेकोफटाई वाहक किसके द्वारा फैलता है, तो मादा मच्छर एडीज, क्यूलेक्स या और एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। उसके बाद लिखिएगा प्रभावित अंग, लसिका वहिनियाँ या लसिका ग्रंथियाँ। लक्षण लिख लीजिएगा हाथ का ऐसे लिखिए, लक्षण लिखिए पैर का फूल जाना। ठीक है। बचाव लिखिए अपने आसपास हमको सफाई रखना चाहिए और मच्छरों से बचना चाहिए। फिर अगला आप लोग लिखिएगा दाद या रिंग वर्म। दाद या रिंग वर्म लिख करके डैश दीजिएगा, और इसका जो है आप सभी रोग कारक लिख लीजिए कि आखिर यह फैलता कैसे है। तो लिखिएगा माइक्रोस्पोरम कमा ट्राइकोफाइटॉन कमा एपिडर्मोफाइटॉन आदि वंश के कवक के द्वारा फैलता है। संक्रमण, यह संक्रमित होता है, इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पूरे शरीर में फैल सकता है। ठीक है। तो संदूषित मिट्टी व रोगग्रस्त व्यक्तियों के संपर्क में आने पर, जिनको यह रोग है, अगर हम उनके साथ टच कर रहे हैं उनका शरीर, तो हमको भी हो सकता है। फिर लिखिएगा लक्षण, तो त्वचा कमा नाखून आदि पर, ठीक है, यह चपटा सा निशान बन जाता है या सल की विक्षतियाँ आ जाती हैं। ठीक है। तो आप सभी समझ रहे हैं यह रोग कैसे फैल रहे हैं और आपको इससे बचाव भी करना चाहिए। तो वास्तव में ये सारे तो संक्रामक रोग ही हैं। कल भी जो हम लोग रोगों के बारे में पढ़े और आज भी यह जो दो रोग के बारे में पढ़े, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकते हैं, यानी ये एक संक्रामक रोग है। अब जो है आप स्टार दीजिएगा और लिखिएगा संक्रामक रोगों से बचाव एवं नियंत्रण। आखिर हम इन सभी रोगों से कैसे बच सकते हैं। तो पहला लिखिएगा व्यक्तिगत स्वच्छता लिख करके डैश दीजिए और लिखिए कि मनुष्य खुद की शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखे तथा स्वच्छ भोजन का सेवन करे। दूसरा जन स्वच्छता लिख करके डैश दीजिएगा और लिखिएगा सार्वजनिक पेयजल स्रोतों एवं खाद्य पदार्थों को प्रदूषित रहित करके होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। तीसरा लिखिएगा रोग वाहकों का नियंत्रण, डैश दे के लिखिएगा अनेक रोगों जैसे मलेरिया कमा डेंगू कमा अमीबिया पेचिस कमा हाथी पाँव या फाइलेरिया या फाइलेरियसिस कहते हैं इत्यादि के वाहक मच्छर, मक्खी एवं अन्य कीट होते हैं। मतलब इत्यादि रोग होने के कारण कौन होता है, वाहक मच्छर होता है, मक्खी होता है या अन्य कीड़े होते हैं, जिस पर नियंत्रण पा करके अनेक रोगों से बचा जा सकता है। अगर हम लोग मक्खी को अपने पास आने से रोक दें या मच्छर को, कीट को अपने पास आने से रोक दें तो हम इन रोगों से बच सकते हैं। चौथा टीकाकरण लिख करके डैश दीजिएगा और लिखिएगा कि अनेक रोगों का बचाव टीकाकरण के द्वारा किया जाता है, जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया का टीका लगाया जाता है या टिटनस का टीका लगाया जाता है। ठीक है, इत्यादि। अब आइए हम सभी जो है इन सारे रोगों को पढ़े हैं, संक्रामक रोगों के बारे में। अब आइए जो है हम लोग प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोगों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ तो एक रोग है साथियों, इसमें अमीबिया पेचिस। ठीक है, इसका रोग कारक है एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा यह क्या होता है, फैलता है। ठीक है, इसकी वाहक है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो आपके घर पे देखिएगा बहुत सारी मक्खियाँ भिनकती रहती होंगी, एक दो मक्खियाँ भिनकती, अगर गंदगी ज़्यादा हो तो बहुत ही अत्यधिक मक्खियाँ आ जाती होंगी, या भोजन का पदार्थ जो है कहीं पे छिटा हुआ होता है तो मक्खियाँ आकर पे उस पर भिनकने लगती हैं, मिठाई उठाई कहीं पे गिरा होता है तो मक्खियाँ भिनकने लगती हैं। तो वही मक्खी
प्रभावित अंग इसका बड़ी आंत जो होता है हमारे शरीर का वही प्रभावित होता है। देखिए अमीबिया पेचिस अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है ना, तो उसकी मतलब पेट दर्द होना बहुत तेज से स्टार्ट हो जाएगा, दस्त आने लगेंगे, ब्लीडिंग होने लगेगा, ठीक है, दस्त आने लगेंगे और ठीक है बहुत अत्यधिक पीड़ा भी होने लगेगी, दर्द भी होने उसको लगेगा। अब देखिए यह अमीबिया पेचिस फैलता कैसे है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को अमीबिया पेचिस नामक बीमारी है और वह जो है मल त्याग करके किसी खेत में आया और उस खेत में आप सभी खेती कर रहे हैं, तो आपके हाथों में भी वह सब लगेगा, क्योंकि वह सूख भी जाएगा या वह सड़ गल भी जाएगा, तो उसके कुछ अंश जीवित रहते ही हैं, तो आपके शरीर से संक्रमित होगा। अगर आप अच्छी तरीके से स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, हाथ बढ़िया तरीके से नहीं धोते हैं और ऐसे ही कुछ खा लेंगे, तो यह रोग आपको आसानी से हो जाएगा। दूसरी बात कि खेतों में बहुत सारी चीज़ें जैसे मूली, गाजर ये सारी बोई जाती हैं जो ज़मीन के नीचे ही होती हैं और मल त्याग करके व्यक्ति ज़मीन में ही आता है, ठीक है। तो वहाँ से जो होता है बिन गाजर को, मूली को बिना धोए अगर आप खाइएगा तो भी आपको यह रोग हो सकता है, ठीक है। या कोई भी फल हो, सब्जी, हम सभी को धो करके ही खाना चाहिए, तभी हम लोग रोगों से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। अब इसका वाहक घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी कैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मल त्यागा है, ठीक है, उस मल पे जाकर के मक्खी बैठी और रास्ते में कहीं जलेबी बन रहा है और मक्खी जाकर के जलेबी पर भी बैठी और आप गए जलेबी खरीद के खा लिए, तो उसका जो डस्ट है उसके पाँव में चिपका था और जाकर के जलेबी पर बैठी तो वहाँ पर भी चिपका, तो आप उस जलेबी को खाएंगे तो आपको ये आसानी से रोग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। इसलिए भोजन को ढक करके ही रखना चाहिए। पानी भी है, आपको गर्म पानी ही पीना चाहिए, तो तब आप अमीबिया पेचिस नामक रोग से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो इसके बारे में लिख लीजिए। उसके बाद एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोग मलेरिया, ठीक है, इसके बारे में हम लोग एक विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। आखिर इसका मतलब पूर्ण रूप से संपूर्ण पढ़ेंगे और यहाँ से मलेरिया से जो है आपकी परीक्षा में क्वेश्चन भी आता है। तो मलेरिया के बारे में लिखिएगा। पहले तो स्टार दीजिएगा प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग और अमीबिया पेचिस लिख करके डैश दीजिए। इसका रोग कारक लिख लीजिएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। वाहक लिख लीजिएगा घरेलू मक्खी। प्रभावित अंग लिख लीजिएगा बड़ी आंत। लक्षण लिखिएगा पेट दर्द, दस्त आना, ठीक है। स्रोत लिखिएगा आखिर यह फैलता कैसे है, तो संदूषित भोजन एवं प्रदूषित जल का उपयोग करने से यह फैलता है, ठीक है। बचाव आप कैसे कर सकते हैं, तो प्रदूषित जल एवं भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए एवं साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तब हम सभी जो है इन सभी रोगों से जैसे कि अमीबिया पेचिस नामक रोग से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। अब आइए हम सभी जो है मलेरिया रोग के बारे में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो आइए साथियों, अब हम सभी जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग मलेरिया के बारे में समझ लेते हैं। मलेरिया साथियों आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो आप इस टॉपिक को जो है बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात यही आती है कि मलेरिया आखिर फैलता कैसे है। वास्तव में आप देखे होंगे कि गांव घर के लोग जो होते हैं वह अत्यधिक मलेरिया से, टाइफाइड से, इस प्रकार से रोगों से ग्रसित रहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे खतरनाक रोग होता है मलेरिया। मलेरिया जो है इसका रोग कारक होता है प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम के द्वारा यह क्या होता है, फैलता है। और यह जो प्लाज्मोडियम होता है इसकी 4 प्रजाति पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दूसरे को बोलते हैं प्लाज्मोडियम मलेरियाई और तीसरे को बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और चौथे को बोलते हैं प्लाज्मोडियम ओवैल। यह प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां हैं और यह जो है सबसे खतरनाक प्रजाति होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इससे जो होता है वह मैलिग्नेट मलेरिया नामक बुखार होता है। मैलिग्नेट मलेरिया जो काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है। तो इन चारों में से अगर किसी को बीमारी होती है तो बहुत उससे जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब साथियों यह अपने आप फैलता नहीं है, इसके वाहक होते हैं, यानी मादा एनोफिलीज मच्छर जो होती है, किसी संक्रमित व्यक्ति को मान लीजिए पहले किसी को मलेरिया रोग हुआ है और मादा एनोफिलीज मच्छर जा कर के उस व्यक्ति को काटती है और जा कर के फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, तो कुछ समय के पश्चात जो है उसमें मलेरिया के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं और उसको मलेरिया हो जाता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। प्रभावित अंग कौन कौन सा है, यकृत यानी कि लीवर, ठीक है, और आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होता है प्रभावित होता है।
भाई हम लोग यह समझ लेते हैं कि आखिर इस प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कैसे चलता है, यानी कि आखिर यह प्लाज्मोडियम जो है वह हमारे शरीर में फैलता कैसे है ताकि हमको या किसी भी व्यक्ति को जो है मलेरिया रोग हो जाता है। जब आप अपने एनसीईआरटी का निकालिएगा पेज नंबर 159 159, और यह भी याद रखिएगा साथियों, यह प्लाज्मोडियम थोड़ा अंग्रेजी शब्द है तो इसको आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिखा गया है, तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम इस प्रकार से लिखा गया है, इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम, यह सारा जो है हम इस प्रकार से लिखे हैं, आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब आइए हम इसके बारे में जो होते हैं वह समझते हैं कि आखिर यह कैसे फैलता है। आप सभी यह चित्र निकाल करके देख सकते हैं, यही अब हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। मान लीजिए साथियों, किसी व्यक्ति को जो है वह मलेरिया रोग हुआ है। ठीक है, किसी व्यक्ति को जो है मलेरिया रोग हुआ है और उस व्यक्ति को जा कर के एक मच्छर काटता है। क्या काटता है? एक मच्छर काटता है, और फिर वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को जा कर के काटता है। तो जैसे देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का हाथ है और यह मच्छर जो है वह किसी मलेरिया जिस व्यक्ति को हुआ था उसको काट कर के आया और आपके हाथ किसी स्वस्थ व्यक्ति के हाथ पर बैठ कर के काटा। जैसे ही काटता है तो प्लाज्मोडियम इसके हाथ में चला जाता है, या पाँव में काटा तो पाँव में चला जाएगा, शरीर के जिस भाग में। और जब यह जिस अवस्था में जाता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पोरोजोइट अवस्था। वास्तव में यह खतरनाक स्पोरोजोइट अवस्था नहीं है, इस वक्त कोई लक्षण भी नहीं होते हैं, क्योंकि मच्छर आज काटा आज ही बुखार हो जाए ऐसा संभव नहीं है, कुछ क्षण के बाद ही होगा, मतलब तुरंत नहीं हो सकता है, कुछ क्षण के बाद। तो स्पोरोजोइट अवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद यह जो स्पोरोजोइट है छोटा छोटा आप देख पा रहे हैं, यह फिर जाता है कहाँ पर? यकृत, यानी कि हमारी लीवर के पास। लीवर में जो होता है यह अलैंगिक जनन करता है बहुखंडन विधि द्वारा, और अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करता है। उसके बाद लीवर में जाने के बाद जब अपनी संख्या में यह अलैंगिक जनन करके वृद्धि कर लेता है तो फिर यह जाता है आरबीसी के पास, रेड ब्लड सेल के पास। ठीक है, रेड ब्लड सेल में जो होता है यह इस पे रेड ब्लड सेल पर जो है अटैक करता है। पहला अटैक किस पे करता है? यकृत पर। ठीक है, हार्ट पर, यकृत पर। ठीक है, लीवर पर, हार्ट नहीं साथी, लीवर पर। ठीक है, और उसके बाद जो है वह फिर जो अटैक करता है किस पर? आरबीसी पर यह अटैक करता है दूसरा। जब यह आरबीसी पर अटैक करता है तो आरबीसी के कणों को जो होता है यह तोड़ देता है। क्या कर देता है? तोड़ देता है, या ऐसे आप लोग एनसीईआरटी के अनुसार चलें तो फोड़ देता है। ठीक है, और कुछ सारे आरबीसी को तोड़ता नहीं है, कुछ आरबीसी पर जो है नर युग्मक और मादा युग्मक जैसी संरचना बनाता है। मान लीजिए इस पे जो है नर युग्मक एक हो गया और मादा युग्मक एक पर संरचना बनाया। अब वास्तव में साथियों यहीं से लक्षण प्रकट होना प्रारंभ होते हैं, कि मलेरिया के लक्षण प्रकट होना प्रारंभ होते हैं। कैसे लक्षण प्रकट होंगे? उस व्यक्ति को बुखार आएगा, सर दर्द होगा। ठीक है, बहुत सारी उसको दिक्कतें होंगी। क्यों? क्योंकि आरबीसी पर जब अटैक करता है ना तो यहाँ से एक जहरीला पदार्थ बनाता है जिसे हम लोग हीमोज्वाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोज्वाइन। और वास्तव में यही हीमोज्वाइन जो होता है ना मलेरिया का लक्षण प्रकट करता है। बुखार उखार उसी वक्त से आना स्टार्ट। फिर देखिए साथियों, आरबीसी पर अटैक करता है तो आरबीसी के जो अणु होते हैं, कण होते हैं, उसको तोड़ देता है, और कुछ कणों पर जो है नर युग्मक और मादा युग्मक जैसी संरचना बनाता है। उसके बाद जो है यहाँ से हीमोज्वाइन नामक जहरीला पदार्थ निकलता है, जिससे जो होते हैं मलेरिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे बुखार उखार ये सारी चीज़ हो जाते हैं। वास्तव में इस व्यक्ति को अब मलेरिया हो गया है। ठीक है, अब कोई मच्छर जो है फिर से आकर के जिस व्यक्ति को मलेरिया हो गया है उसको काटेगा। ठीक है, तो काटेगा तो उसके अंदर भी जो है, उसके अंदर से जो है यह जो आरबीसी है जिसमें नर युग्मक भी है और मादा युग्मक भी है, इसको लेकर के वह चला जाएगा। यानी मच्छर जो है खून के माध्यम से, ब्लड आरबीसी के माध्यम से जो है उसको निकल लेगा, चूस लेगा खून को, जिसके कारण इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आ जाएंगे। जब आप इसके जो है अमाशय को देखिएगा, इसका जो भाग है आप उसको देखिएगा, तो इसमें आरबीसी के जो कण हैं उसमें नर युग्मक भी हैं और मादा युग्मक भी है, क्योंकि यहाँ पर से नर युग्मक और मादा युग्मक को वह चूस लिया है वह मच्छर। ठीक है, और उसके बाद जो है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेगा तो क्या होगा? निषेचन। निषेचन होगा तो युग्मनज बनेगा। अब युग्मनज जो है उस मच्छर के लार ग्रंथियाँ में जाकर के मिलेंगे, और लार ग्रंथियाँ जो है वो धीरे धीरे उसमें विकसित होकर के फिर से क्या बनवा लेगी? स्पोरोजोइट। क्या बनवा लेगी? स्पोरोजोइट बन जाएगी। और उसके बाद
फिर से यह मच्छर जो है किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो उसके अंदर स्पोरोजोइट चला जाएगा, फिर से वह लीवर में जाएगा, लीवर से आरबीसी, आरबीसी में फिर नर युग्मक और मादा युग्मक, ऐसे ही यह प्रक्रिया जो है चलती रहती है। यानी कि अगर मलेरिया एक व्यक्ति को हुआ तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मच्छर के काटने से, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ऐसे फैलता रहता है। बात समझ रहे हैं? तो आप देखिए कि यहाँ से लेकर के यकृत में यह जो प्रोसेस है, यह सारा अलैंगिक जनन हो रहा है यहाँ तक। तो मानव के शरीर में जब होता है ना, मानव के शरीर में यहाँ पर लीवर में अलैंगिक जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यह जो है मच्छर के अंदर जो है आरबीसी के नर और मादा युग्मक दोनों चले जाते हैं, तो इसके कारण मच्छर के अंदर जो होता है कैसा होता है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें देख रहे हैं नर और मादा मिल रहा है तब ना हो रहा है लैंगिक जनन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों प्रकार की जनन की प्रक्रिया चल रही है। तो क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि मलेरिया यानी कि प्लाज्मोडियम जब हमारे शरीर के अंदर रहता है, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो रहा है तो उसमें जनन की कौन सी प्रक्रिया होगी जिसके कारण जो है स्पोरोजोइट की संख्या में वृद्धि होगी, तो बोलिएगा अलैंगिक जनन। कहाँ पर? लीवर में। और नहीं तो अगर लैंगिक जनन बात करेगा तो मच्छर के अंदर ही होगा लैंगिक जनन। ठीक है, क्योंकि जब यह खून खींचेगा किसी व्यक्ति से, तो जब खून खींचेगा तो इसकी संख्या में अब यह क्या करेगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा तो निषेचित होकर के फिर से स्पोरोजोइट का निर्माण करेगा, फिर से यह मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा, फिर से तीसरे, ऐसे यह चलता प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है यह मलेरिया के जो जीवन चक्र है कि आखिर एक मलेरिया जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, इसको आप समझे होंगे। आप इस डायग्राम को बना लेंगे हम जो लिखवा रहे हैं उसके बाद, नहीं तो अपनी बुक में से देख लीजिएगा पेज नंबर 159, यहाँ पे शब्दों के माध्यम से भी लिखा गया है, आप इसको भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी जो है सबसे पहले लिखिएगा मलेरिया, और मलेरिया लिख करके डैश दीजिएगा, और लिखिएगा रोग कारक किसका क्या है, प्लाज्मोडियम, और लिखिएगा प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम मलेरियाई, तीसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, चौथा प्लाज्मोडियम ओवैल। ठीक है, उसके बाद वाहक लिख लीजिएगा कि आखिर यह फैलता कैसे है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। प्रभावित अंग कौन कौन सा है, तो यकृत और आरबीसी। प्लाज्मोडियम साथियों आप लोग इसी प्रकार से लिखिएगा जैसे हम लिखे हैं, या एनसीईआरटी में आपका जैसे लिखा है, इसको भी चेंज कर लीजिएगा इसी प्रकार से। अब जो है जब आप इतना लिख लिए प्रभावित अंग कौन सा है, उसके बाद इसके लक्षण लिख लीजिए कि आखिर इसका लक्षण क्या है। जब अगर किसी व्यक्ति को, देखिए लक्षण तो यहाँ पर लीवर में भी है तभी प्रकट नहीं हो रहा है, जब यह आरबीसी पर अटैक कर रहा है ना, और जब हीमोज्वाइन नामक जहरीला पदार्थ बन रहा है तब लक्षण प्रकट होता है, तब बुखार उखार आता है, तब मालूम चलता है हाँ इस व्यक्ति को अब मलेरिया हो गया है। बात समझ रहे हैं? तो लक्षण लिखिएगा, बुखार आना, सिर दर्द होना। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा ठिठुरन यानी ठंडा लगना। और ये साथियों बुखार जब आता है ना तो 48 घंटे के बाद, मच्छर के काटने के 48 घंटे के बाद, 72 घंटे के बाद या 96 घंटे में, मतलब यह तेज बुखार होता जाता है। ठीक है, तो बुखार भी आता है। उसके बाद आप अगला स्टार लिखिएगा प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, लिख करके डैश दीजिए। लिखिए मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 पोषकों में संपन्न होता है। 2 पोषक में कैसे, एक इंसान के अंदर और एक मच्छर खुद के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा मादा एनोफिलीज मच्छर प्रथम परपोषी होता है। ठीक है, तथा मानव प्लाज्मोडियम का द्वितीयक परपोषी होता है, यानी कि पहले जो है किसी व्यक्ति को काटा हुआ रहता है तो इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, फिर से जाकर के दूसरे व्यक्ति को काटता है, तो प्रथम इसी के अंदर होता है और दूसरा मानव के अंदर होता है। अब प्राथमिक परपोषी लिख करके डैश दीजिए। लिखिए कि प्लाज्मोडियम जिस परपोषी में लैंगिक जनन करता है उसे प्राथमिक परपोषी कहते हैं, और प्राथमिक परपोषी प्लाज्मोडियम के मादा एनोफिलीज मच्छर में होता है। अभी हम बताएं कि लैंगिक जनन किस में होगा, मादा के अंदर ही होगा, चूंकि नर और मादा युग्म किसी के अंदर है। ठीक है, अब द्वितीयक परपोषी लिख करके डैश दीजिए। लिखिए प्लाज्मोडियम जिस परपोषी में अलैंगिक जनन करता है उसे द्वितीयक परपोषी कहते हैं। द्वितीयक परपोषी प्लाज्मोडियम में मानव होता है, और मानव के लीवर में जो होता है, यकृत में जो होता है, यह क्या करता है, अलैंगिक जनन करता है, तो इसलिए द्वितीयक परपोषी है। अब संक्रमण या इन्फेक्शन फैलता कैसे है, तो संक्रमण लिख करके डैश दीजिएगा। लिखिएगा कि मानव में संक्रमण प्लाज्मोडियम के संक्रमण अवस्था एक छोटे से जीव स्पोरोजोइट के
कारण होता है। स्पोरोजोइट मादा एनोफिलीज मच्छर में लाए ग्रंथि में होता है, जैसे ही में लार ग्रंथि में साथियों, चूंकि यह लार ग्रंथि में स्पोरोजोइट मिलता है। ठीक है, तो लिखिएगा स्पोरोजोइट मादा एनोफिलीज मच्छर के लार ग्रंथि में होता है, जैसे ही मादा एनोफिलीज मच्छर मानव को काटती है तो यह स्पोरोजोइट मानव के रुधिर में चला जाता है, मानव के रक्त में चला जाता है। पैराग्राफ चेंज। मादा एनोफिलीज मच्छर जब मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम मानव में स्पोरोजोइट्स के रूप में प्रवेश करते हैं। किस रूप में प्रवेश करते हैं? स्पोरोजोइट अवस्था के रूप में प्रवेश करते हैं। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा कि स्पोरोजोइट लीवर कोष्ठ में यकृत में अपनी संख्या को बढ़ाता है अलैंगिक जनन के द्वारा, तथा फिर यह ब्लड के आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल पर अटैक कर कोशिका को, आरबीसी की कोशिका को नष्ट कर देता है, तोड़ देता है, जिससे टॉक्सिक हार्मोन या जहरीला पदार्थ हीमोज्वाइन निकलता है। हो गया। जो बुखार एवं मलेरिया के अन्य लक्षणों को शुरू कर देता है। हो गया। नोट लिखिएगा आप सभी कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा मैलिग्नेट मलेरिया होता है। मैलिग्नेट मलेरिया, इसको थोड़ा शब्द आप लोग देख लीजिएगा साथियों, मैलिग्नेट। ठीक है, मैलिग्नेट मलेरिया होता है जो सबसे घातक होता है। ठीक है, लिख लिए। तो हम सभी जो है आज के क्लास के माध्यम से कुछ रोगों के बारे में, प्रोटोजोआ से रोगों के बारे में विशेष रूप से हम लोग चर्चा किए, और ख़ास करके मलेरिया रोग के बारे में हम लोग समझे। और साथियों अब इस क्लास को आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। और अगले क्लास के माध्यम से जो है हम सभी प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि कैसे मनुष्य जो होता है रोगों का रोकथाम कर लेता है, या उसके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र कैसे विकसित हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि कोई रोग आता है तो उससे जल्दी ठीक हो पाता है। ठीक है, इन सभी बातों को जो है हम कल अगले क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।